नमस्कार, आपका इंतजार खत्म हुआ और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए बेहद स्पेशल गिफ्ट। आपके प्यार और समर्थन से आज सीएनबीसी आवाज ने बेमिसाल 10 साल पूरे किए हैं और इन 10 सालों से आपका चैनल नंबर 1 की पोजीशन पर बना हुआ है। इसलिए हम आपके लिए स्पेशल गिफ्ट या फिर कहें आपके प्यार के बदले रिटर्न गिफ्ट लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि आप लखपति करोड़पति बने और वक्त से पहले अपनी किस्मत बदल दें। इसलिए हमने 10 टॉप क्वालिटी के स्टॉक आपके लिए चुने हैं जिनमें निवेश कीजिए और करिए जोरदार कमाई। मोदी सरकार आने के बाद से आर्थिक सुधारों की रेल तेज रफ्तार चल रही है। कई ऐसी योजनाएं अनाउंस की गई हैं जिनका सीधा और बहुत बड़ा फायदा कंपनियों को होने वाला है, लेकिन हजारों लिस्टेड कंपनियों में 10 शेयर चुनना बेहद कठिन काम था। इसलिए आपका गिफ्ट चुनने के लिए हमने मदद ली है आज sandeepsabarwal.com के संदीप सबरवाल, डेस्टिनी सिक्योरिटीज के सुदीप बंदोपाध्याय, इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के दलजीत सिंह कोहली, रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा और एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी से आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। ये बाजार के ऐसे नाम हैं जो जैकपॉट शेयर के लिए मशहूर हैं। तो बस इंतजार खत्म, शुरू करते हैं गिफ्ट का सिलसिला। संदीप, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, कौन सा वो स्टॉक है, कौन सा वो आइडिया है जो अगले 10 सालों में हमारे दर्शकों को मालामाल कर सकता है? सर, आवाज के 10 साल पूरे होने के एनिवर्सरी पे आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आगे भी चैनल अगले 10, 20, 30, 40 साल तक चलता रहे, मेरी तो यही आपको विशेष रहेंगी। तो यहाँ अगर हम देखें आज के दिन और हम अगले 10 साल के लिए अगर देखें कि कौन से स्टॉक्स होने चाहिए दिग्गज शेयरों में, तो हमें ऐसा स्टॉक चाहिए जिसमें हमें लगता है कि एक ग्रोथ आएगी, जो कंट्री ग्रो करेगी उसमें, और दूसरा मैनेजमेंट के इश्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जब हम लंबी अवधि के लिए रिकमेंडेशन करेंगे तो हमें मैनेजमेंट इश्यूज नहीं चाहिए उस कंपनी में। तो जो लार्ज कैप्स में मैं स्टॉक रिकमेंड करूंगा वो है आईडीएफसी। आईडीएफसी एक आज बहुत ही स्वीट स्पॉट पे है। आईडीएफसी बैंक की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, और जब बैंक में कन्वर्ट होता है एक एनबीएफसी, जबकि इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहे हो तो उसके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। ये चीज हमने 2003-04 में देखी थी कोटक बैंक में, जब वो एनबीएफसी से बैंक में कन्वर्ट हुए तब भी हमने देखा था कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहे थे। तो बल्क बोरोइंग जो आपकी होती है वो एक्सपेंसिव होती है, तो आप बल्क बोरोइंग को रिटेल बोरोइंग में कन्वर्ट कर लेते हो। आज के दिन आईडीएफसी के पास 60,000 करोड़ की बल्क बोरोइंग है, वो उसमें से काफी पार्ट रिटेल बोरोइंग में कन्वर्ट होगा, तो उनके कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आएगा, उनका बिजनेस डाइवर्सिफाई होगा, रिटेल लेंडिंग में वो जाएंगे तो वहां पे उनको ज्यादा मार्जिन्स मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि 26% आज के दिन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, और जो इनके एसेट मैनेजमेंट सब्सिडरीज है उनमें भी काफी वैल्यू है। तो टोटल कंपनी की वैल्यू आज के दिन अगर हम देखें तो करीब 25,000 करोड़ है, जिसमें से 4-1,000 करोड़ हम लगा सकते हैं सब्सिडरी की वैल्यू है। तो 20-21,000 करोड़ जो कोर बिजनेस की वैल्यू है वो अगले 5-10 साल में 4-5 गुना हो सकता है आसानी से। तो मुझे लगता है कि ये निवेशकों को एक स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए अगले कुछ सालों के लिए। चलो, तो अगले कुछ सालों के लिए आईडीएफसी एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो आपको पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। लेकिन सुदीप, मोदी सरकार आने के बाद बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स की बड़ी बात की जा रही है। बाजार के ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस पॉकेट को लेकर बुलिश हैं, लेकिन कई सारी लिस्टेड कंपनीज हैं इस पॉकेट से। मेरे ख्याल से आपने एक स्टॉक इसी पॉकेट से चुना है जो अगले 10 सालों में हमें मालामाल कर सकता है। कौन सा है वो पिक सर? आईसीआईसीआई बैंक एक ऐसा स्टॉक है जहां पे निवेशक निवेश करके बेफिक्र रह सकते हैं। दिग्गज कंपनी है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज क्षेत्र में। नेट प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंड हो रहा है, लायबिलिटी प्रोफाइल इसका चेंज हो रहा है, और इकोनॉमी में जो सुधार आ रहा है उससे इस कंपनी का जो स्ट्रेस्ड एसेट का जो थोड़ा दिक्कत था वो भी दूर होने की बहुत जल्द संभावना है। एक्सीलेंट मैनेजमेंट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा प्रदर्शन किया है, और हम लोगों को लगता है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में ये स्टॉक कुछ हद तक अंडर वैल्यूड है। यहां निवेशक आज निवेश करके 450 रुपया तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। 1 साल के अंदर वो टारगेट अचीव होने की बहुत अच्छा संभावना है। चलिए, इंटरेस्टिंग है। शुरुआत 2 बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस की कंपनीज के साथ हुई है, आईडीएफसी, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, वो स्टॉक से जहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन दलजीत, इस मोदी सरकार का फोकस वो कोल इंडिया या फिर कोल रिफॉर्म्स पर भी है, और आपका स्टॉक भी मेरे ख्याल से वही है। क्यों है सर, और कितना दमखम नजर आ रहा है? सबसे पहले तो सीएनबीसी के 10 साल पूरे होने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आशा रखते हैं कि आने वाले समय में भी सीएनबी इसी तरह अपने इन्वेस्टर्स की मदद करता रहेगा और इन्वेस्टर्स भरपूर लाभ यहाँ की अच्छी एडवाइस का उठाते रहेंगे। जो आपने इस 10 वर्ष के उपलक्ष्य में स्टॉक चुनने के लिए हमको कहा,
उस कड़ी में हमने एक लार्ज कैप में स्टॉक चुना है कोल इंडिया लिमिटेड। अब कोल इंडिया लिमिटेड की स्टोरी हम सबको पता है, कोई बहुत सारे लोग कोल को ब्लैक गोल्ड कहते हैं, ब्लैक डायमंड कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हमारा इसका चुनने का कारण ये है कि पिछले लगभग 40-50 साल में इस कंपनी ने बहुत इनएफिशिएंसीज दिखाई हैं, लेकिन ये सरकार बदलने के बाद, नया पावर मिनिस्टर आने के बाद जो मेजर चेंज हमें देखने को मिला है कि वो इनके नंबर्स में, प्रोडक्शन नंबर्स जो पिछले इतने वर्षों में कभी भी 3-4% से ज़्यादा ग्रो नहीं करे, इन 8 महीने में अप्रैल से अभी तक में भी करीबन 8% ग्रो कर चुके हैं। और जो गवर्नमेंट का जो ये एक एम है कि 1 बिलियन टन हमको 2020 तक कोल की प्रोडक्शन करनी है, उसके हिसाब से इनका 10% CAGR होता है। अगर हम माने कि 10% CAGR नहीं भी कर पाएंगे, 7% CAGR ही कर पाएंगे, तो भी 2025 तक ये 1 बिलियन टन आराम से कर लेंगे। 800-500 मिलियन टन है, जो 1 बिलियन टन आराम से हो जाएगा। तो मेजर ग्रोथ ड्राइवर जो है वो ये इनका प्रोडक्शन से आने वाला है। अब आप कहेंगे कि इतना कोल है, हाँ कोल है। आज की रेट में कंपनी के पास 18 बिलियन रिजर्व है और अगले आने वाले समय में 18 बिलियन टन और ऐड हो सकते हैं। सो इसका मतलब 37-40 बिलियन टन की कैपेसिटी है अवेलेबल, और 1 बिलियन टन अगर आपको 25 तक में बनाना है तो यू कैन इजिली डू इट। दूसरा जो ग्रोथ ड्राइवर आएगा वो आएगा प्राइसिंग से। हमने अभी अगर ये अज्यूम किया है कि इनको बहुत ज़्यादा प्राइसिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा बिकॉज ये कोल सारा पावर में यूज होगा, तो केवल 4% प्राइस रियलाइजेशन में इम्प्रूवमेंट ब्लेंडेड बेसिस पे ई ऑप्शन और दूसरा कोल मिला करके केवल 4% CAGR अगर हम अब से लेकर 10 साल का लगाएं तो भी एक कंपनी के प्रॉफिट जो इस समय है वहाँ से अगले 10 साल में 4 गुना हो सकते हैं। सो 4x अगर प्रॉफिट हो सकता है तो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस में हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अपसाइड आ सकता है। इसलिए हमें लगता है, और इसके जो अगला कारण एक और हो सकता है वो है वॉशरीज। वॉशरीज जब इस समय ऑलरेडी इनकी कुछ 30 मिलियन टन की कैपेसिटी है, जो अगले 10 सालों में 117 मिलियन टन हो जाएगी। अब वॉशरीज अभी केवल 40% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, वो जब पूरी तरह यूटिलाइज हो जाएंगे तो ये ब्लेंडेड रियलाइजेशन और काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो बहुत कंजर्वेटिव एटीट्यूड अपनाने पर भी इस कंपनी का मुनाफा अगले 10 साल में 4 गुना हमको आराम से दिखता है। इसका मतलब स्टॉक प्राइस में भी उससे या उससे ज़्यादा अप्रिसिएशन हम देख सकते हैं। तो कोल इंडिया एक सेफ बेट होगा अगले 10 वर्ष के लिए हमारे हिसाब से। ओके, तो प्रोडक्शन और प्राइसिंग में एक तगड़ा इंप्रूवमेंट होने की उम्मीद है और उसका सीधा फायदा स्टॉक प्राइस को मिलेगा। कोल इंडिया यानी कि हमारी अगली बेट। लेकिन डीडी शर्मा साहब हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। शर्मा साहब, कौन सा होगा आपका लंबी रेस का घोड़ा सर? देखिए, ऐसा मेरा स्टॉक है लार्सन एंड ट्यूब्रो, और वो इसलिए है कि हम सब जान रहे हैं कि मोदी साहब का फोकस है पूरी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, सारे सेक्टर्स को रिवाइव करने के लिए। और ये एक ऐसी कंपनी है जो सारे सेक्टर्स में है, पोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स में, इंफ्रा में, पावर में, रेलवे में, मेट्रो में, डिफेंस में, ऑयल एंड गैस में, सब जगह है। और सब जगह जब रिवाइवल होगा तो इसकी ऑर्डर बुक बहुत जबरदस्त हो जाएगी। साथ ही साथ ये कंपनी बिग वे में, आप लोग शायद जानते नहीं हो, बिग वे में डिफेंस में है। और डिफेंस जिसको अब ओपन कर दिया गया है, डिफेंस के बहुत सारे काम, बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो है वो ये कंपनी बना सकती है। ऑलरेडी ये कंपनी जो है ऑलरेडी बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर्स, मिसाइल लॉन्चर्स, टॉर्पेडो लॉन्चर्स, रेडार्स हैं इसके पास, मोबाइल्स, स्टेशनरी, उसके अलावा कॉम्बैट व्हीकल्स बनाती है ये हर तरह के, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ये करती है। और जहां पर आगे जाकर के 2-3 सालों में आप देखोगे कि इसको बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए, और इसके चलते जो है ये कंपनी अगले 10 सालों में सिग्निफिकेंटली ग्रो करेगी। और मेरा ये मानना है कि अगर इकोनॉमिक टर्न अराउंड जो है सस्टेन्ड रहता है, मोदी जी की पॉलिसी जैसा हम देख रहे हैं पॉजिटिव रहती है इकोनॉमी के लिए, तो मैं ये समझता हूं सबसे ज्यादा बेनिफिट इस कंपनी को होगा। और ये कंपनी आगे जाकर के 4-5 साल बाद डीमर्ज भी हो सकती है। इसके जितने बड़े बड़े डिविजन्स हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन डिवीजन हो, इंजीनियरिंग डिवीजन हो, पावर डिवीजन हो, उसके अलावा जो सब्सिडीज है, IT की है, फाइनेंशियल्स की है, ये सब डीमर्ज भी हो सकती है। और आपको डीमर्जर की वैल्यू अनलॉकिंग का तो पता ही होगा कि जैसे रिलायंस में जब डीमर्जर हुआ था तो कितना बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग हुआ था। तो ऐसा जो है आगे जाकर के हो सकता है। तो 5 से 10 साल के लिए मेरे ख्याल से इससे बढ़िया कंपनी जो है आपको नहीं मिल सकती, जो मोदी के इफेक्ट के कारण पॉजिटिवली प्रभावित होगी। चलिए, तो लार्सन एंड ट्यूब्रो है अगली बेहतरीन पिक, अगला मोडिफाइड स्टॉक। लेकिन मयूरेश, क्या चुना है आपने दिग्गजों में से हमारे लिए?
अपस्ट्रीम कंपनीज में जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है ONGC। कहीं ना कहीं आई थिंक जो सब्सिडी शेयरिंग की एक ओवरहैंग थी स्टॉक पे, वो स्लोली एंड स्टेडीली रिसीड हो रही है। और जैसे नेट रियलाइजेशंस के ONGC $41 पे आए थे और जैसे उन्होंने शेल आउट किया था 13,200 करोड़ सब्सिडी की तरफ, दैट विल स्लोली स्टार्ट कमिंग ऑफ। रियलाइजेशंस थोड़े कम होंगे विद द फॉल इन क्रूड, बट विद जनरल अंडर रिकवरीज गोइंग डाउन, हमें लगता है प्रॉब्ली ONGC की जो अर्निंग्स एस्टिमेट्स है ये शायद $41 को एक्सीड करेंगी। दूसरी बात आई थिंक SOTP वैल्यूएशन पे OVL का ही ₹125 का आई थिंक वैल्यूएशन आता है, और इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है मोजाम्बिक में एंड अदर लिस्टेड एंटिटीज, आई थिंक दैट विल टेक द स्टॉक मच हायर। तो मुझे लगता है एक कंपाउंडेड स्टोरी है। आई थिंक गवर्नमेंट और रेगुलेटरी ओवरहैंग स्लोली एंड स्टेडीली डिसीड होगा, तो हम एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक और बुलिश है ONGC के ऊपर। हमें लगता है ONGC कैन डिलीवर एक्सीलेंट रिटर्न्स ऑन अ कंपाउंडेड बेसिस, और ये स्टॉक शायद रीरेट हो सकता है अगले 2 साल में। सो आई थिंक इन्वेस्टर्स विद अ लॉन्ग टर्म होराइजन कैन लुक एट ONGC। ओके, तो ONGC अगला स्टॉक है। तो अब तक हमने बात करी IDFC, ICICI बैंक, कोल इंडिया, लार्सन एंड टूब्रो और ONGC की। ये तो थे 5 टॉप क्वालिटी ब्लू चिप शेयर्स जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होंगे। इसके साथ ही हमने 5 और ऐसे शेयर चुने हैं जिनका बिजनेस यूनिक है और ग्रोथ सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाली है। कौन से ये शेयर बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। टीवी छोड़ के जाना मना है। फिर से स्वागत है आपका, और अब बिना किसी भूमिका के बताते हैं आपको 5 ऐसे शेयर जो आपको बनाएंगे माला माल। संदीप, सबसे पहले आपके पास दिग्गजों में आपने हमारे लिए IDFC चुना था, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में कौन सा होगा वो मल्टीबैगर आइडिया सर? छोटे शेयरों में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैनेजमेंट के साथ हमारा कंफर्ट बहुत हो। तो मैंने बहुत सोचा कि कुछ कंपनीज तो ऐसे जरूर दिखती हैं जो अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म आप होल्ड कर सकते हैं, जिसमें आपको मैनेजमेंट इश्यूज नहीं आएंगे, ऐसी कंपनी निकालना जरूरी था। तो उसमें जो कंपनी मैं रिकमेंड करूंगा वो है कैरियर पॉइंट लिमिटेड। ये एक एजुकेशन फोकस कंपनी है। पहले ये सिर्फ ट्यूटोरियल्स में होती थी, अब ये ट्यूटोरियल्स में है। इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी सेटअप की है, और जो गवर्नमेंट की एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की आगे एक कैंपेन होगा जहां मोदी जी ने कहा है कि हमें स्किल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है देश में। उसमें भी इनको अभी राजस्थान गवर्नमेंट से कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, और आगे जाके मुझे लगता है ये बिजनेस भी एक बड़ा बिजनेस होगा। इस साल ये कंपनी जो है करीब 70-75 करोड़ का रेवेन्यू करेगी, जिसमें एबिटा जो है 22-23 करोड़ का होगा। लेकिन अगले 3 साल में मुझे उम्मीद है कि इस कंपनी का जो टर्नओवर है वो करीब 250 करोड़ हो जाएगा, और इसका मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत अच्छे हैं। तो ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 110 से 120 करोड़ होने चाहिए 3 साल के बाद। आज के दिन इस कंपनी का जो अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें सिर्फ 300 करोड़ है। ये आसानी से 1000 करोड़ हो सकता है आज से 3 साल के बाद, और उसके बाद भी अगर इनके ग्रोथ प्लान्स अच्छे रहें और ये अच्छे तरह से एक्सपेंशन करें और अपने कैश को यूज करें तो अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरी पॉजिटिव इस कंपनी में यह आएगी कि जब ये कंपनी अनलिस्टेड थी करीब 3-4 साल पहले, उससे पहले 10 साल में इन्होंने काफी अपने जो पैसे बनते थे उसको रियल एस्टेट में वो इन्वेस्ट करते गए। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते करते इन्होंने 40-50 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, जो जिसकी वैल्यू आज के दिन 150 करोड़ के आसपास है, जो कि इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन जो आज है उससे आधा है। तो ये अगले 3 साल में मैनेजमेंट का इंटेंशन ये भी है कि ये 150 करोड़ के जो एसेट्स हैं उनको ये बेचेंगे, और वो कैश आएगा बैलेंस शीट में, और उससे जो कंपनी के रिटर्न रेशोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो कहीं ज्यादा इंप्रूव होगी, और ये पैसे ये लोग अपने कोर बिजनेस के ग्रोथ में यूज कर सकते हैं। तो ये कंपनी मुझे लगता है कि काफी अच्छी है, लॉन्ग टर्म विजन मैनेजमेंट का अच्छा है, टेक्नोक्रेट मैनेजमेंट है, और जिसमें मैनेजमेंट रिलेटेड इशू नहीं होगा मुझे लगता है। तो अगले 3 साल से 5 साल में तो मुझे लगता है ये कंपनी काफी अच्छी रहेगी, और अगर ये लोग अपने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स अच्छे से रन करते रहे तो हो सकता है अगले 10 साल के लिए भी बहुत अच्छे रहें। चलिए, तो करियर पॉइंट होगी पहली मल्टीबैगर पिक, लेकिन सुदीप आप हमारे लेके आए हैं। मिड कैप क्षेत्र से हम एक बेहतरीन स्टॉक लाए हैं निवेशक के लिए, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत ही अच्छा कंपनी, बहुत ही स्ट्रांग बैलेंस शीट, स्ट्रांग कैश फ्लो और बहुत ही अच्छा कैश रिजर्व है। सबसे बड़ी बात है इस कंपनी बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा GST कंट्री वाइड रोल आउट का। इनके पार्टिसिपेशन पब्लिक सेक्टर पोर्ट्स, प्राइवेट सेक्टर पोर्ट्स दोनों जगह पे है। सारा देश में इनका कंटेनर डिपोज है, और GST रोल आउट से जो कंटेनर मूवमेंट बढ़ेगा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट कंटेनर कॉर्पोरेशन होने की संभावना है। हम लोगों को लगता है कि इस शेयर का प्राइस करीब 1600 रुपया तक जाना चाहिए, तो निवेशक बेझिझक होकर इस स्टॉक को भी ले सकते हैं और इसको लेने के बाद रिलैक्स कर सकते हैं।
ओके, तो कंटेनर कॉर्प यानी कि कॉनकॉर होगी अगली पिक। लेकिन दलजीत, इंटरेस्टिंगली मैं देख रहा था आपका आइडिया एक डिफेंसिव स्पेस की कंपनी है। क्या वाकई इस कंपनी में इतना दमखम है कि एक तगड़ी रेटिंग डिलीवर करेगी? कौन सा वो स्टॉक आइडिया सर? ब्रॉडर मार्केट से 10 वर्ष के अगले 10 वर्षों तक अच्छा स्टॉक चुनने के लिए जो है वो हमने उसमें बेसिक क्राइटेरिया क्या चाहिए। एक तो ये कि आज की डेट में वो कंपनी वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आने वाले 10 सालों में उसका बिजनेस प्लान इन पर्सपेक्टिव होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, केवल हवा में नहीं रहे, तो आपको पता हो कि इसमें क्या होने वाला है। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी है वो ये है कि प्रमोटर की इंटेग्रिटी और कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट दैट। तो ये जिस कंपनी में ये तीनों चीजें सब एक साथ दिखें, उसी स्टॉक को हम अगले 10 सालों के लिए चूज कर सकते हैं। इस कड़ी में हमने चुना है शिल्पा मेडिकेयर को। ये कंपनी ऑन्कोलॉजी, कैंसर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। आज की डेट में केवल एपीआई बनाती है। वो दुनिया की बड़ी कंपनियां इनके कस्टमर्स हैं। अगर हम कंपनी का ग्रोथ देखें तो पिछले 4 साल में 2009 से 2014 तक में 84% CAGR ग्रोथ हुआ है टॉप लाइन में और 165% CAGR ग्रोथ हुआ है पैट में। ये कहाँ से आया है? बिकॉज इन्होंने जेमसिटाबाइन नाम की एक प्रोडक्ट होता है जिसके लिए इन्होंने 2000 से शुरू किया था काम, जो 2009 में जाके फ्रक्टिफाई हुआ और 2009 से 2014 तक उसका फायदा मिला। अब इसी तरीके का हमें लग रहा है कि इस कंपनी के पास अगला जो ब्लॉकबस्टर ईयर आने वाला है वो 2017-18 आने वाला है, जब यहाँ जो काम आज कर रहे हैं ये कंपनी वो अगले 3-4 साल में फ्रक्टिफाई करेगा। इस समय इन्होंने कुछ 18 DMF फाइल किए हुए हैं USFDA के साथ, जिसमें से 15 ऐसे हैं जिनके 4 जो पेटेंट हैं वो ऑफ पेटेंट हो जाएंगे अगले 4 साल में। तो जैसे ही वो ऑफ पेटेंट होंगे उसमें एक बड़ा मार्केट इनके लिए खुल जाएगा और ये वहाँ पर एक बड़ा इनके लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज की डेट में जो स्टॉक गर्मी में है वो सिर्फ इसलिए है कि इनका जो प्लांट है वो अभी भी USFDA से अप्रूवल नहीं मिला है उसको, उसका वेट कर रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल से वेट कर रहे हैं, वो कब आएगा कोई नहीं जानता है। बट हमको मालूम, हम ये समझ सकते हैं कि वो जब भी आएगा वो एक नियर टर्म ट्रिगर होगा। उससे बड़ा ट्रिगर ये होगा कि ये जो DMF फाइल्स हैं इनके अप्रूवल्स आना शुरू होंगे और ऑफ पेटेंट होंगे। तो ये एक मेजर गेम चेंजर होगा 2017-18 में। उसके अलावा जो बड़ा कंपनी के फाइनेंशियल्स में बड़ा डिफरेंस आएगा वो आएगा 2018 तक इनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर्मुलेशन की भी तैयार हो जाएंगी। आज ये API में है, एक फॉर्मुलेशन फैसिलिटी ऑलरेडी तैयार है, एक और तैयारी के कगार में। जब उन दोनों फैसिलिटीज को भी फॉर्मुलेशन का USFDA का अप्रूवल मिल जाएगा तो वहां पर फिर मार्जिन का स्कोप जो है वो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। तो आज की डेट में जो 13-14% का EBITDA मार्जिन है 18 या सन 2018-19 तक, वो 22% से 23% तक हो जाएगा। तो जब इस तरीके का ग्रोथ कंपनी में देखने को मिलेगा, हमारा अनुमान है कि अगर अगले 10 साल में ये कंपनी जो है इनका मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी कम, यहाँ से जो पिछले साल का जो 76 करोड़ का FY14 का प्रॉफिट था उससे 2025 में 15 गुना ज्यादा हो सकता है। इस तरीके के नंबर्स हम देख रहे हैं। तो जब कंपनी के मुनाफे में इस तरीके की वृद्धि होगी तो उसके PE मल्टीपल में भी उसी तरीके से वृद्धि होगी और स्टॉक प्राइस में भी वैसा ही हमें देखने को मिलेगा। तो ये कंपाउंडिंग स्टोरी रहेगी जिसको आप समय समय पे रिव्यू करते रहिए। और स्टॉक, अब कोई भी स्टॉक एक लाइन में नहीं चलेगा, तो दर्शकों को ये खास ध्यान रखना चाहिए कि जो भी स्टॉक 10 साल के लिए खरीद रहे हैं उसमें स्टोरी जब तक इंटैक्ट है तब तक उसमें बने रहना है आपको, बट रिव्यू साथ के साथ करते रहना है। चलिए, शिल्पा मेडिकेयर एक बेहद इंटरेस्टिंग आइडिया साउंड कर रहा है और यहां से तगड़ा रिटर्न, शानदार रिटर्न ये कंपनी दे सकती है। लेकिन ईडी शर्मा साहब, मोदी सरकार के आने के बाद कहा जा रहा है खासतौर पे पोर्ट्स और SEZs को खासतौर पे फायदा पहुंचता हुआ नजर आ सकता है और शायद आपकी पिक यहीं की बेनिफिशियरी है। जी हाँ, ऐसी एक और कंपनी है अडानी पोर्ट एंड SEZ। अडानी पोर्ट एंड SEZ जो है ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का पोर्ट जो है वो रन कर रही है मुंद्रा के अंदर। इसके अलावा इसके पोर्ट काफी जगह और भी है, मुर्मागोआ में है, दहेज में है और हजीरा में है। साथ ही साथ ईस्ट कोस्ट में इन्होंने जो है अभी पिछले साल ही टाटा स्टील और L&T से एक्वायर किया है धामरा पोर्ट। ये सब मिलाकर के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में दोनों जगह ये कंपनी जो अपने पोर्ट डेवलप कर रही है। सागरमाला का जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने जा रही है
उसके चलते हो सकता है कि अक्रॉस द बोर्ड ईस्ट और वेस्ट में सब जगह ये अपने पोर्ट जो है डेवलप कर ले। पोर्ट के मामले में ये सबसे इफिशिएंट ऑपरेशन है इसके, और दोनों तरह की कार्गो हैंडल करती है, ये बल्क कार्गो भी हैंडल करती है, लिक्विड कार्गो भी हैंडल करती है, और परफॉर्मेंस इसकी लगातार बढ़िया आ रही है क्योंकि मोस्ट इफिशिएंट इसके पोर्ट ऑपरेशंस हैं। पोर्ट के ऊपर ये वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ आपने अभी देखा होगा कि बात चल रही है कि SEZ को आने वाले बजट में शायद मैट की और DDT की जो है वो उसके अंदर छूट दी जाए। अगर वो छूट दी जाती है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भी अडानी पोर्ट होगा, क्योंकि अडानी पोर्ट के पास भारत की सबसे बड़ी SEZ है, और ये SEZ अभी उतनी ज्यादा जो है वो पॉपुलर नहीं है क्योंकि इन सब टैक्सेस के कारण SEZ की डिमांड जो है काफी समय से कम हो रही है। 3-4 साल से जो है वो स्लैकनेस है SEZ बिजनेस के अंदर। लेकिन अगर ये रिलैक्सेशंस आते हैं तो इसका SEZ जबरदस्त वे में रिवाइव हो सकता है, और इसके SEZs की भी वैल्यू अनलॉकिंग बहुत जबरदस्त हो सकती है, जिसका फायदा अडानी पोर्ट को मिलेगा। न सिर्फ जो है वो SEZ डेवलप होने से और वहां पर चीजें आने से, बल्कि वहां जब नए प्रोजेक्ट्स आएंगे तो उससे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो कार्गो मिलेगा वो सब भी सारा मुंद्रा पोर्ट को मिलेगा, और इसके चलते मैं समझता हूं कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ इस कंपनी के अंदर आपको दिखाई देगी। और इसलिए ये शेयर भी मेरा, मैं समझता हूं कि अगर आप इसको 5 से 10 साल रखते हैं तो एक मल्टी बैगर लगेगा, और दोनों शेयर मैं समझता हूं कि 5 से 10 गुना भी हो सकते हैं 10 साल में। चलिए, तो अडानी पोर्ट एंड SEZ है अगला मल्टी बैगर आइडिया। लेकिन मयूरेश, आपने जो पहला स्टॉक चुना था दिग्गजों में ब्लू चिप में, वो था ONGC। अब छोटे मझोले शेयरों में ऐसा कौन सा पिक होगा जो अगले 10 सालों में शायद यहां से तगड़े रिटर्न्स दे सकता है? जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है हिंदुस्तान सैनिटरी। कंपनी इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द सैनिटरी वेयर मार्केट, और उनका जो फॉसेट वेयर का डिवीजन है, आई थिंक द कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0.5 to 3 million टन्स पर एनम। जो सैनिटरी वेयर की कैपेसिटी आई थिंक दैट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 3.8 to 5.4। जहां हम देख रहे हैं कि जो पैकेजिंग प्रोडक्ट्स डिवीजन था, एक लॉस मेकिंग डिवीजन था बिकॉज ऑफ द कंटेनर ग्लास सेगमेंट, दैट इज शोइंग अ रिबाउंड, और उसकी वजह से आई थिंक जो मार्जिन इंप्रूवमेंट आएगा वो काफी सब्सटैंशियल होगा। ऑल्सो विद द मर्जर ऑफ गार्डन पॉलीमर्स, आई थिंक एक सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट दिखेगा अर्निंग्स में। तो ऑन अ कंपाउंडेड बेसिस हमें लगता है प्रॉब्ली कि टॉप लाइन कैन ग्रो एट अराउंड 15% to 2,300 odd crores, और जहां तक बॉटम लाइन का सवाल है दैट कैन ग्रो एनीवेयर बिटवीन 60 to 70%। स्वच्छ भारत का जो इनिशिएटिव है टुवर्ड्स सैनिटरी वेयर, आई थिंक हिंदुस्तान सैनिटरी वेयर कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, और जैसे GST रोल आउट होगा ऑर्गेनाइज मार्केट में, आई थिंक इट कैन बी अ की अर्निंग्स फैक्टर। तो मुझे लगता है अर्निंग्स ग्रोथ विल बी ऑल्सो वेरी गुड फॉर दिस कंपनी, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन लुक एट HSIL ऑल्सो विथ 5 to 10 year horizon। चलिए, इन 10 शेयरों के बारे में जानने और क्यों खरीदे का तर्क सुनने के बाद मैं कह सकता हूं कि वक्त से पहले आपकी किस्मत खुलने वाली है। एक बार फिर आपको बधाई और आवाज के साथ रहने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।